वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। आज देखेंगे हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक मैथ में आपका चैप्टर नंबर ये है आपका 3। क्या है चैप्टर नंबर 3 में आपका? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जानेंगे इसके बारे में क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना ये सेशन। देखिए पहले आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में क्या चीज़ आपको बताया गया है। तो इसमें आपका जो डिस्कस किया गया है, जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे रैखिक समीकरण युग्म, आप उसी के बारे में पहले आपको यहाँ पे कुछ चर्चा किया गया है। यहाँ देखिए ध्यान से, भूमिका में आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसा नीचे दिया गया है। ठीक ना, तो देखिए क्या दिया गया है समस्या नीचे में आपका। तो अखिला है ना, अपने गांव के एक मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। अपला भी मतलब हुपला क्या है आपका, खेलना चाहती है। क्या है हुपला, इसके बारे में जान लीजिए। एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक है ना वलय को, यानी कि आप रिंग को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो वह आपको उस वस्तु को मतलब क्या होता है, आपको मिल जाता है। देखे होंगे आप लोग किसी भी मेले में स्टॉल लगा दिया जाता है, उस पर क्या किया जाता है, अनेक प्रकार की वस्तु को रख दिया जाता है और आपको क्या किया जाता है, रिंग दे दिया जाता है, एक गोल जैसा वलय। अगर आप क्या कहता है उसको वस्तु को अगर का मतलब दूर से आप रिंग को फेंकते हैं और वह वस्तु को घेर लेता है पूर्ण रूप से, तो क्या हो जाता है, आपको वह वस्तु मिल जाता है। उसी खेल को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो हुपला। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। खेलना चाहती है थी। ठीक ना, जितनी बार, अब तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया गया यहाँ से लेके आपको यहाँ तक। मैंने यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आगे आपका इक्वेशन है, ठीक ना, जो कि इसी आपका क्वेश्चन से बनने वाला है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार, कितनी बार, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसके ने इसके लिए कुल 20 रुपये क्या किए हैं, खर्च किए हैं। ठीक ना, इस प्रकार का प्रश्नों का जो हल होगा आपका, ये आपका होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग, जैसा कि आपको हुपला के बारे में बता रहे थे, ठीक ना, ये आपका रहा है ना किसी मेला में। यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ठीक ना, ये रिंग से क्या करना है, आपको फेंक के इसको कवर करना है। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, पे है, अथवा आप कक्षा है ना 9th के ज्ञान का उपयोग करते हुए इन स्थितियों को दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जो आपका 9th क्लास में पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए आपको कैसे करना है ना। अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या x, उसके बाद हुपला खेलने की संख्या y से निरूपित कर लेते हैं। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसा कि बोला जा रहा था कि आपका खेलने की जो संख्या है ना, आपका सवारी करने की जो संख्या क्या थी आपका, तो आधा थी। अब जैसा कि आपको ऊपर में बताए थे जो क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार। यहाँ जो क्वेश्चन में बताया जा रहा था आपका, क्या था क्वेश्चन में, यहाँ देखिए, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखे क्या की उसने, तो सवारी की। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, इक्वेशन में चेंज किए हैं। ठीक ना, तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर आगे इसको आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसको इक्वेशन का रूप दे दिया गया, y बराबर क्या, हाफ x, है ना। उसके बाद क्या था आपका, 3 था आपका क्या, 3 था आपका क्या, तो सवारी की संख्या, 4 क्या था आपका, जो खेल खेल रही थी उसका संख्या था। टोटल क्या था आपका, 20 था रुपया दिया हुआ यहाँ पे, खर्च जो हुआ था उसको यहाँ पे इक्वेशन में क्या किया गया है, तो निरूपित किया गया। इस प्रकार से निरूपित करके दो चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज करके इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9th क्लास में जो आप पढ़ेंगे उसी के बारे में आपका यहाँ पे विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। जैसे आपका यहाँ पे दो चर क्या है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ क्या है, y है, यहाँ पे x है, यहाँ क्या है आपका, तो y है। ये सब आपके दो चर रैखिक समीकरण के क्या है, तो युग्म हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे LHS RHS के बारे में आपको समझाया गया, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट। जैसा कि प्रत्येक वीडियो में बता देते हैं, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन रहा उसको क्या करना है, आपको हाईलाइट पॉइंट को कॉपी में नोट करना है और उसको ध्यान से आपको समझना भी है। ठीक ना, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है एक लाइन में, समीकरण का है ना प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। क्या होता है, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक क्या होता है, तो बिंदु होता है आपका। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है और विलोमता भी ऐसा होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, आप 9th क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे समीकरण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो बहुपद चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आपका क्या था, द्विघात बहुपद या रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था, तो ax प्लस बी था, है ना। तो वहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं था। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये है रेखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में है। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रेखिक समीकरणों का एक युग्म या रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यही आपका चैप्टर का सार है। क्या कहते हैं, तो रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। किसको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जो कि आपको एकदम याद रखना है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए युग्म जब बोला जाए, युग्म मतलब क्या होता है, तो जोड़ा होता है। ये आपका पहला को है आपका इक्वेशन, ये क्या है आपका दूसरा इक्वेशन है। तो पूछा जाए आपसे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा, तो 0 आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दिया हुआ आपका, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है आपके, तो वास्तविक संख्याएं हैं। और आपका a1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या इक्वल टू नॉट 0 दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू नॉट 0 होगा, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग समझ गए होंगे, इसको आपको क्या करना है, डिटेल में नोट कर लेना है। यहाँ पे फिर 9th क्लास का थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो चलिए इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी 9th क्लास का है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहला आपका पॉइंट, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब दो आपका रेखिक समीकरण युग्म, मतलब दो स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक ना, उसमें कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक ना, तो दो रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर सकती है, प्रतिच्छेद। दुनिया में किसी को भी अगर कहीं दो स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए तो उसमें 3 कंडीशन ही आता है। ठीक ना, पहला कंडीशन क्या हो सकता है, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दूसरा क्या होगा, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात वह क्या समांतर होगी। ठीक ना, ऐसे करके समांतर हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा क्या है आपका, दोनों रेखा क्या होगी, तो समपाती होगी। नेक्स्ट आगे बताते हैं आपका, यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका प्रतिच्छेदी, ये क्या हो गया समांतर, ये क्या हो गया आपका समपाती, एक के ऊपर एक। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं इसका फिगर, किसका किसका, तो प्रतिच्छेदी का, समांतर का और समपाती का। दो स्ट्रेट लाइन में ये आपका 3 कंडीशन ये रहा। ठीक ना, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर यहाँ देखिए पहला क्या हो रहा है, ए नंबर में दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरा में क्या हो रहा है, तो समांतर है। तीसरा में क्या है, तो समपाती है, एक के ऊपर क्या है, एक है। तो यही आपको 3 स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ भी खींच आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये आपका 3 कंडीशन था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वही इक्वेशन जो हम लोग अभी देखे थे कहानी की तरह, ऊपर में आपका दैनिक जीवन से जोड़ के बताया गया था यहाँ, मतलब कि समस्या को।
जहाँ से तक हो सके आप लोग क्या कीजिए, जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसको दैनिक जीवन से जोड़ के चलिए, ताकि आपको क्या हो, अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। तो यहीं पे उस खेल को देखिए यहाँ पे फिर से निरूपित किया गया है। यहाँ जो था y बराबर हाफ एक्स, इसको क्या कर दिया गया, इक्वेशन में चेंज कर दिया गया। ठीक ना, कैसे चेंज कर दिया गया, तो y को क्या कर दिया गया, इधर लेते आया माइनस वाई हो जाएगा, फिर दूसरे क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया। ठीक ना, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हाफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा उधर, तो जीरो बचेगा। फिर दूसरे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, दूसरे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये खत्म हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, जो आपका इक्वेशन आ गया। ठीक ना, दो से जब गुना करेंगे, इसको दो गुना करेंगे तो ये दो क्या होगा आपका कट जाएगा, तो x होगा, इसको दूसरे गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। ठीक है, जो दिया हुआ था आपका 3 बार खेलती है और 4 बार क्या करती है, मतलब सवारी जो करती है, इसका इक्वेशन क्या आ गया आपका, समीकरण 2 आ गया। और फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग, हल करके मान निकाल लेंगे। यहाँ आपको समझाया गया था। यहाँ देखिए ग्राफ खींचने के लिए बताया जा रहा है उसी समस्या का। तो यहाँ जो इक्वेशन था आपका, x का मान अगर जीरो रखेंगे तो यहाँ देखिए y का मान भी क्या आएगा जीरो, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 1 आएगा, पहला इक्वेशन का बात करें तो। दूसरा इक्वेशन में जीरो रखा गया तो 5 आया, 20/3 रखा तो क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक ना, तो ग्राफ खींचने समय ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, एक अच्छा संख्या को रखना है ताकि आपको क्या हो सके, तो ग्राफ खींचने में आसानी हो सके। ठीक ना, अच्छा संख्या से यहाँ तात्पर्य है कि आपको कटछट एक बढ़िया संख्या आ जाए। कैसे देखिए, यहाँ पे 4 रखा गया तो क्या आ गया 2 आ गया, तो ग्राफ खींचने में क्या होगा आपको थोड़ा सा सुविधा होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए ग्राफ इसका खींचा गया है। ठीक है, ये रहा आपका जो समस्या था उसका ग्राफ खींचा गया, या क्या हो रहा है आपका प्रतिच्छेद हो रहा है 4,2 पे। ठीक है, जैसा कि आप पहले वीडियो देखे होंगे वास्तविक संख्या बहुपद का, उसमें भी आपको बता दिए थे, जितना भी आपका ये है एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, आपको सभी को अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल को भी पूछा जाता है, इसलिए आप सभी एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्या क्वेश्चन देखिए, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय का तथा ग्राफीय ज्यामितीय है ना रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले देखिए जो आपसे मतलब बोला जा रहा है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 पेंसिल है ना, 6 रबर, यहाँ पे क्योंकि 2 पेंसिल बोला जा रहा था, यहाँ क्या 3 रबर 3y, कितना रुपया लगा था आपको, तो 9 रुपया, 9 रुपया लिख देंगे। यहाँ फिर कितना आपका 4 पेंसिल और 6 रबर, 4 पेंसिल और 6 रबर कितना रुपया लगा था, 18 रुपया लिख देंगे। ठीक ना, तो ये मेरा समीकरण 1 समीकरण 2 क्या हो गया आपका तैयार हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको, इसको हल कर देना है ग्राफीय विधि से। ठीक है, यहाँ पे उसको क्या किया गया है, तो ग्राफीय विधि से आपको हल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए इसका ग्राफ के नीचे खींचा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चनों को आपको बना लेना है। तो पहला में क्या था, प्रतिच्छेदी था, यहाँ जब ग्राफ खींचा गया तो क्या हुआ, संपाती हुआ। आप ध्यान रखिएगा, आगे इसका जरूरत है अभी आपको और कुछ समझाने के लिए। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, ये आपका समांतर का एग्जाम्पल होगा। 2 रेल पटरियां का समीकरण आपको दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई स्थिति को ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। आपका पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हो गया, नीचे में इसको हल कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यानपूर्वक, आपका x को मान 0 रखे तो y का मान 2, यहाँ देखिए x का मान 0 रखे तो y का मान 3 आपको बता दिया गया है। चलिए देखिए इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा हो गया आपका समांतर हो गया। ध्यान रखना है, पहला वाला ग्राफ प्रतिच्छेदी हुआ था, दूसरा में क्या हुआ था संपाती हुआ था, तीसरा में क्या हुआ तो समांतर हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपका है प्रश्नावली 3.1, क्या है आपका, तो प्रश्नावली 3 आपका 1 है। ठीक है, तो बता दें आपको प्रश्नावली को क्या करना है। जैसा कि आपको वास्तविक संख्या इसके पहले हुआ है, दूसरा पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या, दूसरा था आपका बहुपद, ये आपका तीसरा है 2 चर वाले रेखिक समीकरण।
तो इसमें जो आपको है जो भी एक्सरसाइज होगा, चाहे वास्तविक संख्या में हो, चाहे बहुपद में हो, चाहे इसमें दो चाहे रैखिक समीकरण में है, सभी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्या होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसमें सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या सा कौन सा आपको दिया हुआ है नियम, और क्या क्या आपको कैसे कैसे करके आपको सभी क्वेश्चनों को हल करना है ना, एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हुए चलते हैं। प्रश्नावली का चिंता नहीं करना है आपको, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको सबका सॉल्यूशन विस्तार पूर्वक करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हम लोग आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका 3.3 है रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। मतलब कि यहाँ पे हम लोग विधि पढ़ेंगे, कैसे ग्राफीय विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया और आपका ब्रजगुणन विधि हो गया। इन सभी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। जो रेखिक समीकरण युग्म है उसका ग्राफ विधि से किस प्रकार से हल किया जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आप इसके पहले ग्राफ देख भी चुके हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको समझाया गया है अद्वितीय हल के बारे में, कोई हल नहीं होगा उसके बारे में, और अपरिमित रूप से अनेक हल के बारे में। ठीक है, चलिए आपको क्या नोट करना है, यहाँ ध्यान से देखिए। एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रेखिक समीकरणों का असंगत है ना, इनकॉन्सिस्टेंट युग्म कहलाता है। एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रेखिक समीकरण युग्म का संगत यानी कि कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। तुल्य रेखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित है ना रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चर वाले रेखिक समीकरण को है ना आश्रित डिपेंडेंट युग्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, रेखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होते हैं। क्या होते हैं, सदैव संगत होते हैं। इसको क्या करना है आपको ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, सब चीज को फिर से एक बार देखना चाहें तो एक बार फिर से देख लीजिए। रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रेखिक समीकरणों का असंगत है ना इनकॉन्सिस्टेंट युग्म कहलाता है। एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रेखिक समीकरणों का संगत कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। ठीक ना, यहाँ पे है आपका इनकंसिस्टेंट कहते हैं इसको, इंग्लिश में यहाँ क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। तुल्य रेखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चर वाले रेखिक समीकरणों का आश्रित यानी कि डिपेंडेंट, आश्रित मतलब क्या होता है, किसी चीज पे आश्रित नहीं होता, डिपेंडेंट बोलते हैं इसको, युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए कि रेखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव क्या होता है, तो संगत होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनाने में आपको सहायता मिलेगा। नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट क्या है, आप लोग ध्यान से इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होता है और विरोधी समीकरण युग्म। मतलब कहने का है अगर रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो समीकरण युग्म जो है क्या होगा, उसका हल क्या होगा, तो अद्वितीय होगा। वो कैसा समीकरण होगा, तो अविरोधी समीकरण युग्म होगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे समझिए पहला लाइन। चलिए दूसरा लाइन का बात करते हैं। दूसरा लाइन में आपको रेखाएं समांतर हो सकती है, इसीलिए आपको पहले क्या किए, ग्राफ बताएं हम ताकि आपको समझ में आ जाए। तो समांतर कैसा होगा, आपको पहले प्रतिच्छेदी दिखाएं, फिर आपको संपाती दिखाएं, फिर समांतर का आपको ग्राफ दिखा दिए, इसलिए बोले आपको ध्यान से देख लेने के लिए उसको। नेक्स्ट आपका रेखाएं समांतर होती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। समीकरणों का क्या होगा, आपका कोई हल नहीं होगा। और समीकरण युग्म कैसा होगा, तो असंगत समीकरण युग्म होगा। याद रखना है आपको। ठीक है, असंगत समीकरण युग्म होगा। कब होगा, तो रेखाएं जब समांतर होगी। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में क्या होगा, तो समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होगा आपका, तो अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा आपका, अनेक हल होगा। समीकरण कैसा होगा, तो आश्रित यानी कि संगत समीकरण युग्म हो गए। कैसे हो गए, तो आश्रित या संगत समीकरण युग्म होंगे। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, तो आपसे किस प्रकार से पूछा जाए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसका आंसर बताइएगा कि एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो समीकरण युग्म का कैसा हल होगा। ठीक ना, तो आपको क्या बताना है, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उस समीकरण युग्म कैसा होगा, तो अविरोधी समीकरण युग्म होगा।
ठीक है, हल पूछा गया तो अद्वितीय हल कैसा समीकरण युग्म होगा, तो अविरोधी समीकरण युग्म। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर, अगर का पूछा जाए रेखाएं समांतर हैं, इस स्थिति में समीकरण का कैसा हल होगा, तो देख लीजिए कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, समीकरण युग्म कैसा होगा, तो असंगत होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर पूछा जाए कि रेखाएं समपाती है, इस स्थिति में कैसा हल होगा, तो यहाँ देखिए अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होंगे, पहला बात। दूसरा बात, समीकरण युग्म कैसा होगा, तो आश्रित होगा या क्या होगा, संगत होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे जो इक्वेशन था आपका दिया हुआ, यहाँ प्रतिच्छेदी कर रही है उसका ग्राफ है ना, यहाँ पे संपाती है, यहाँ क्या आपका तो समांतर है। चलिए देखिए आगे क्या है। आगे आपका ये आ गया एक सारणी, अगर हो सके तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आपको क्वेश्चन बनाने में क्या होंगे, तो हेल्प मिलेंगे। चलिए इक्वेशन तो यहाँ पर आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आपको यह इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये तो यहीं जो आपको ग्राफ फिगर दिखाए थे उसी का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप थोड़ा देख के समझ सकते हैं ये इक्वेशन क्या हो सकता है, तो चेंज हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ से स्टार्ट है, जो कि सब में सेम रहने वाला, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 का मतलब समझाते हैं। देख जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि दो चौबारे रेखीय समीकरण युग्म का जो आपको व्यापक रूप बताएं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, उससे जो a1 a2 मतलब a1 a2 का मतलब क्या है, a1 है आपका x का गुणांक, a2 है आपका y का गुणांक, ठीक ना, b1 क्या है आपका y का गुणांक है और c1 क्या है आपका अचर पद है। फिर उसी तरह a2 क्या है आपका x का गुणांक है दूसरे समीकरण का, b2 क्या है y का गुणांक है दूसरे समीकरण का, c2 क्या है उसका तो अचर पद है। तो यहाँ पर से देखिए x का मान यहाँ पर से निकलेगा तो क्या होगा, मतलब x से निकलेगा a1 का मान 1 होगा, यहाँ पे देखिए b1 का मान 2 हो जाएगा है ना, -2, और c1 का मान कितना हो जाएगा, कुछ है तो 0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक ना, निकालते हैं। जैसा कि आपको पिछले बार भी जो बहुपद में बताए थे ए बी सी का मान निकालने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करते हैं, मान निकालते हैं a1 b1 सबका। ठीक है, तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए, समझिएगा। यहाँ पर से आप अनुपातों की तुलना में, ग्राफीय निरूपण में, बीजगणितीय निरूपण में, अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, जो आपको बता दिए थे अभी। ठीक ना, तो आपको ये याद रखना है, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, और इसका बीजगणितीय हल क्या होगा, निरूपण क्या होगा, तो केवल एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल। ठीक ना, केवल एक हल या क्या अद्वितीय हल। नेक्स्ट अगर कह रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा आपका, तो समपाती होगा, यानी कि एक के ऊपर एक होगा। ठीक ना, और इसका हल क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, तो वो रेखा क्या होगा आपका, तो समांतर होगा, और इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब क्या, ये रहा आपका प्रतिच्छेदी, उसके लिए आपका अनुपात की तुलना क्या होगा, तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा। हल आपको बता ही दिया, अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। यहाँ पे आपका समपाती है, समपाती करने का मतलब क्या है, कैसे एक लाइन है, इसी के ऊपर क्या है, तो दूसरा लाइन है, इसी के ऊपर क्या है, तो दूसरा लाइन है। तो उसके लिए क्या होता है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों का अनुपात क्या होगा, तो बराबर होगा। हल क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। नेक्स्ट आपका है समांतर, समांतर मतलब क्या, इस तरह से पैरेलल, जैसे रेल की गाड़ी की पटरी जाती है, तो उसमें के लिए क्या होगा आपका कंडीशन, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, क्या होगा आपका, तो समांतर रेखाएं होगा, और क्या होगा आपका, तो कोई हल नहीं होगा। आई होप कि आपको पूरा ये सारणी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे, देखते हैं क्या है। आगे बात करें तो फिर आपको देखिए उसी को यहाँ पे फिर से बताया गया है। ठीक है, जो आपका समीकरण था यहाँ पे a1 b1 है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का निरूपण देखिए, रेखाएं प्रतिच्छेद जब करती है तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, संपाती जब होती है तीनों बराबर होता है, समांतर जब होता है तो दो बराबर हो जाएगा, वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर एक्सरसाइज जब बताया जाएगा तो वहाँ पर आपको डिटेल से समझा दिया जाएगा। जैसे देखिए 4 नंबर एग्जांपल आप
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ठीक ना। यहाँ पर उसको क्या किया गया, हल किया गया। आप y का मान निकाल के x का मान पुट करते जाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x का मान रखे 0, y का मान आया 2, x का मान रखे 6, y का मान आया 0, ठीक है। यहाँ पर 0 रखे तो -4, यहाँ पे 3 रखे तो -2 आया है मान। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका नियामक आएगा उसका क्या करना है, हम लोग को ग्राफ खींच देना है, ठीक है। देखिए जो भी मान आया, जैसे मान आया 0,2, यानी कि 0,2 का मतलब कि x में 0 घर चलना है, y में कितना घर चलना है, हमको 2 घर चलना है। यहाँ 6,0 यानी कि x में 6 घर चलना है, y में 0 घर चलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर था 0,-4 यानी y में -4 घर चलना है, x में 0 घर चलना है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लाइन इसको खींच देंगे। खींचा गया लाइन, उसके बाद यहाँ पहला इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। ये था आपका ग्राफ बनाने का तरीका। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ आपका नेक्स्ट दूसरा समीकरण दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको घर में आप कॉपी में, ग्राफ कॉपी में इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका फिर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ एक क्वेश्चन है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट, है ना। क्वेश्चन देखिए आप एग्जाम्पल, हो सके तो एग्जाम्पल आप पूरा बना ही लीजिएगा। एनसीईआरटी का आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है ना, एग्जाम्पल पूछ ही देता है, और आप एग्जाम्पल बनाने से आपको एक्सरसाइज बनाने में भी मदद मिलेगा, समझ में अच्छे प्रकार से आया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 6 नंबर एग्जाम्पल में आपका। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, आप उत्तर को ध्यान से समझिएगा, इसी से आपका इक्वेशन निकलेगा। तो स्कर्ट की संख्या, खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगुनी में से कितना कम है, तो 2 कम है। दुगुनी में से कितना कम है, 2 कम है। फिर से सुनिए क्या लिखा हुआ था, तो इस क्या बोली, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगुने में से कितना कम है, तो 2 कम है। फिर बोलती है क्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 गुनी से क्या है, 4 कम है। तो सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी। मतलब कि जो आपको बोला जाएगा, जैसा कि आपको पेंसिल रबड़ था वहाँ पे, तो x पेंसिल माने तो y रबड़ माने थे, यहाँ से यहाँ पर भी क्या करना है आपको, पैंट और स्कर्ट को कुछ मान लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग माने हुए हैं, देखिए क्या माने हुए हैं, तो यहाँ माना हुआ है कि पैंटों की संख्या कितना है, x, स्कर्ट की संख्या कितना है आपका, तो y है, तो y है, ठीक ना। क्या बोला जा रहा था कि स्कर्ट की संख्या क्या बोला जा रहा था, पैंटों की संख्या में से दोगुना में से क्या है, 2 कम है। तो पैंटों की संख्या y है, तो इसका दोगुना में से कितना कम है, 2 कम है, तो क्या कर दिया, हम उसको घटा दिए। नेक्स्ट बोला जा रहा था कि आपका कि पैंटों की संख्या, स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुना में से कितना कम है। याद देखिए 4 गुना में से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 कम घटा दिए, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। यहाँ पर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, क्या था क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगुने में से 2 कम है, ठीक ना। यहाँ क्या था आपका, तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुना से क्या था आपका, 4 कम था। 4 गुना में से 4 क्या था आपका, तो कम था। यहाँ देखिए 4 गुना में से 4 क्या था आपका, कम था। हम लोग यहाँ पे क्या किया, उसको इस प्रकार से इक्वेशन निकाल के फिर क्या करेंगे, उसका ग्राफ में डिनोट कर लेंगे, ठीक ना। जैसा कि यहाँ ग्राफ खींच के आपको दिखाया गया है, यहाँ देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार से खींचाएगा उस समीकरण का, समझ गए। इसका देखिए आपको पॉइंट क्या निकला, 0, 1,0 पे दोनों क्या कर रहा है, तो प्रतिच्छेद हो रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपका एक्सरसाइज 3.2, ठीक ना, जिसका आपको सॉल्यूशन पहले ही बता दिया गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग सिर्फ कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखिए आगे क्या है। आगे आपका आ गया, ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ग्राफ से तो क्वेश्चन आपका एक कन्फर्म है, रहेगा ही रहेगा प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में। और आप देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है। इसके बाद है आपका 3.4 में एक रेखिक समीकरण u को हल करने का बीजगणितीय विधि। क्या है आपका बीजगणितीय विधि, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि तो पढ़ लिए, अब बीजगणितीय विधि में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले आता है आपका प्रतिस्थापन विधि, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि।
सुन लीजिए इस विधि में करते क्या है हम लोग, अगर कहाँ बात करें आप लोग नॉर्मल तरीका से समझने का, यहाँ पर आपका वैसे चरण दिया हुआ है, पहले आपको चरण ही समझा देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, हम इस समीकरण को लेते हैं और इस किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। मतलब कि समीकरण ले लिए, उसके बाद क्या किया हम लोग कि x का मान निकाल लिए या y का मान, किसी का भी मान निकाल लिए। तो यहाँ पर x का मान निकाला गया है, x बराबर 3 माइनस क्या, तो 2y। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए क्या है, x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या किया गया, आपका x के मान को पुट कर दिया गया, तो y का मान आपका यहाँ पे निकल के आ गया। तीसरे स्टेप में क्या किया गया है, देखिए इनमें प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब y का जो मान निकाले, जो समीकरण लिखे थे हम लोग x बराबर 2y, x बराबर 3 माइनस 2y जो लिखे थे, y के मान को क्या कर दिया गया, यहाँ पे पुट कर दिया गया। तो आपका किसका मान आ गया, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे और कुछ भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, चरण पहला में क्या दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि को, यहाँ देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए इस, है ना, चरणबद्ध रूप से विचार करते हैं। एक चर का मान माना y को दूसरे पद, है ना, दूसरे चर मान x के पदों में किसी समीकरण से ज्ञात कीजिए जो सुविधाजनक हो, जो मतलब आपको निकालने में आसानी हो, उसको ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, आप ये हाईलाइट पॉइंट को बस याद रखिए, उतना समझने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बनाइएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा किस प्रकार से निकालते हैं। आप इसको देखिए, हमने एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रेखीय समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन बोलते हैं। फिर से समझिए आप लोग ध्यान से, क्या किए, समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ था, समीकरण 1 समीकरण 2 क्या किए, सबसे पहले हम लोग मान लिए समीकरण 1 से आप या तो जो आपको आसान लगे x का या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या किए, पुट कर दिए, आपका वो मान आ जाएगा। फिर उस मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 जो माने होंगे या 1 और 2 किसी में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, पुट यानी कि प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आपका दूसरा जो भी आपका अज्ञात होगा आपका चर का मान, उसका क्या होगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं इसमें, एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, फिर उससे मान निकलता है, फिर क्या करते हैं हम लोग, किसी में भी प्रतिस्थापित करके तीसरे का मान, दूसरे का मान क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। तो हम एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त कर, दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रेखीय समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है आपको। फिर आपको जब एक्सरसाइज बताया जाएगा प्रैक्टिकल रूप से, तो आपको समझ में वहाँ और बेहतर तरीका से आ जाएगा। यहाँ पे आपको हल करके बताया गया, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल किए थे हम लोग, है ना, रबड़ पेंसिल वाला, यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया आपका दोबारा। यहाँ देखिए x का या y का मान निकाल के फिर समीकरण 2 में क्या कर दिया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा, जिससे आपका किसी और का मान आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको हल किया जाएगा। यहाँ देखिए फिर एक समीकरण देके आपको क्या किया जा रहा है, हल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद आ गया आपका ये रहा प्रश्नावली 3.3, ठीक है। देखिए इसमें ढेरों सारा समीकरण दिया हुआ है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बना ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड होगा इसका पूरा सोल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। सभी क्वेश्चन को उसमें विस्तार पूर्वक हल करवाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ अभी जो बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक से जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको नोट कीजिए, और जो याद करने के लिए बोला जा रहा है उसको याद रखिएगा। विधि देखिए, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड क्या है, ठीक ना। इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया गया, और आगे देखते हैं हम लोग क्या करते, इसमें दिया हुआ है समझने के लिए। यहाँ देख लीजिए एक लाइन में क्या दिया हुआ था। अब आइए एक विधि पर विचार करें जिससे एक चर को विलुप्त करके, है ना, करने की विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। यह कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से अधिक सुविधाजनक रहती है। आइए अब देखते हैं, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि से आपका विलोपन विधि क्या रहता है, अधिक थोड़ा सुविधाजनक रहता है। इसी कारण से यहाँ पे आपको देखा गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर, आपको क्या करना है, इसको हल करके, यहाँ के अनुपात दिया हुआ है रेशियो, इसको मान लेंगे, है ना। रेशियो को 2000 है, यहाँ पे इस रेशियो को क्या मान लेंगे, माइनस में 2000 है, और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे विलोपन विधि से। एक चर को क्या करना पड़ता है इसमें, तो विलुप्त करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना।
उपर्युक्त उदाहरण को हल करने में उपयोग की गई विधि को विलोपन विधि कहते हैं। मतलब जो को हम लोग x को, एक चर के मान को क्या किए हम लोग, विलुप्त जो किए, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्योंकि हम सर्वप्रथम एक चर को विलुप्त करके एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने y को विलुप्त किया है, हम x को भी विलुप्त कर सकते हैं थे। इस प्रकार की समीकरणों को हल करने का प्रयत्न कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या किया गया है, तो y को विलुप्त किया गया। ऐसा नहीं है कि y को विलुप्त किया गया तो आप y को ही विलुप्त कर सकते हैं, आप x को भी विलुप्त कर सकते हैं। जो आपको क्या लगे, ठीक लगे, उसको क्या करना है, आपको विलोपित करना है, मतलब कि एक प्रकार से घटाना है। ठीक ना। यहाँ देखिए आपका स्टेप बाय स्टेप फिर से एग्जांपल देखिए आपको समझाया गया है विलोपन विधि के बारे में। आप जैसे इस पे आपको क्वेश्चन और बताया जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आप ध्यान से इसको समझिए। y = 8, 4x + 6y = 7। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे, मतलब इसको 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 को, इसको किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। हमको सेम पुराना पड़ता है, या तो इसको सेम पुराइए या तो y वाले को सेम पुराइए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसको घटा देंगे। जैसा कि देखिए 2 से और 1 से गुना करने पर 2 से गुना किए इसको, समीकरण को क्या आ गया आपका 4x + 6y = कितना आ गया आपका 16 आ गया। 1 से गुना करेंगे तो जैसा समीकरण था वैसा ही रह गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको घटा देंगे। तो आप लोग घटाने तो जानते ही होंगे, क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, यहाँ क्या कर दिया, घटा दिया गया। मतलब x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ, है ना। यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। ये क्या है, औसत कथन है, यानी कि रेखीय समीकरण का यहाँ क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट भी क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना आपका 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इक्वेशन में पहले चेंज करना है, उसके बाद आपको विलोपन विधि से हल कर लेना है, या जो विधि आपको मन हो। यहाँ पे आपको विलोपन विधि से ही हल करना है, क्योंकि आपका इसके ऊपर विलोपन विधि का थ्योरी दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कैसे विलोपन विधि से हल किया जाता है। यहाँ आपका 3.4 जो है विलोपन विधि से ही क्या है आपका रिलेटेड है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपका विलोपन विधि का दिया हुआ है, आपको उसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हल कीजिए और बताइए आपको कौन सा आपको उपयुक्त लगा, आपको कौन अच्छा लगा, प्रतिस्थापन या विलोपन। आपको बताने के लिए बताना भी है, यहाँ पूछा जा रहा है। आप लोग हल कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विलोपन दोनों विधि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। ऐसा सबसे शुरू में क्या पढ़े थे आप लोग, तो ग्राफीय विधि। नेक्स्ट आपका आ गया ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जानेंगे इसके बारे में, यह मेथड किस प्रकार से काम करता है, कैसे हम इसे किसी 2 इक्वेशन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए ग्राफीय विधि हुआ या प्रतिस्थापन हुआ या विलोपन हुआ या ब्रज गुणन विधि हुआ, इन सब विधि में, इन सब विधि का बात करें तो ये सब विधि क्या है आपके, तो 2 इक्वेशन को ही हल करने के लिए 2 चर वाले रेखीय समीकरण जो है आपका, कोई भी 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म देगा, आप उसको ग्राफीय विधि से भी, प्रतिस्थापन से भी, विलोपन से भी और ब्रज गुणन से भी, सबसे क्या कर सकते हैं आप लोग, उसको हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे इक्वेशन जो ऊपर में दिया हुआ था उसका क्या किया गया है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। x बराबर जो फार्मूला आपको होगा ये हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, ये होगा। आपको फिर से आगे निकाल के बताएंगे कैसे निकलता है x से फार्मूला और y का फार्मूला, ठीक ना। थोड़ा पैसेंस रखिए, आगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आपको करके यहाँ बताया गया है स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इसको गुना करके घटाना है। कैसे कि आपको b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 क्या किया गया, समीकरण 1 को b से गुना कर दिया गया, समीकरण 2 को किससे, b1 से, समीकरण 1 को b2 से गुना कर दिया गया। इस प्रकार का समीकरण आ गया। फिर क्या कर दिए हम इसको, तो घटा दिए। तो घटाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को x बराबर क्या प्राप्त हुआ, x बराबर क्या प्राप्त हुआ आपका b1 c2 - b2 c1, है ना, a1 b2 - a2 b1। तो ये था आपका x बराबर फार्मूला निकालने का तरीका, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग फिर क्या करेंगे, इसको x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, जैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि को किए थे। मतलब प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पे आप हल करके ब्रज गुणन विधि बना सकते हैं। y का मान क्या आ जाएगा आपका c1 a2 - c2 a1, है ना, अपॉन में a1 b2 - a2 b1। यहाँ देखिए आप लोग दिया हुआ था x का मान, y का मान निकाल लिए, और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक ना। जो हम लोग पढ़े थे शुरू में a1/a2 = नॉट b1/b2 क्या होगा, द्वितीय हल होगा,
इसका क्या होगा, तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, दो को बराबर होगा, वो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा आपका, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, इसको जो फार्मूला निकला है आपको ट्रिक से बताने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, आपको ट्रिक से बताने का कोशिश करते हैं ताकि आप क्या हो, इसको भूलें ना। अगर भूल भी जाए तो आप क्या करें, तुरंत इसको खुद से निकाल भी सकते हैं। क्या करना है आपको, इसको याद रखने के लिए x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ क्या लिखना है आपको 1 यानी कि अचर पद। देखिए वहाँ जो बताया गया था आपको थ्योरेटिकल पार्ट था, उस प्रकार से आप निकाल सकते हो, वो भी इजी था। लेकिन आप अगर का थोड़ा सा भी भूल जाए तो आपको वहाँ उतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए आपको ये ट्रिक बताया जा रहा है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखिएगा। क्या बोले, यहाँ पे x लिखने बोले, यहाँ पे y, यहाँ पे क्या बोले आपको 1 लिखने बोले। अब क्या लिखना है यहाँ पे b1 c1 a1 b1, मतलब कि bc ab, क्या बोले हम, bcab, याद रखना आपको, क्या याद रखना आपको, bcab, ठीक ना। तो ऊपर में क्या कर दिए, सबको 1 वाले को लिख दिए, नीचे में क्या किए bcab, देखिए क्या याद रखना आपको, bcab, पहला वाले में क्या करना है आपको 1 लिखना है ना, दूसरा वाले में क्या लिखना है आपको, तो 2 लिखना है। इतना आपको काम करना है, बस आपका क्या होगा, फार्मूला निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे। तो क्या किए हम लोग, b1 c1 a1 b1 लिखने के लिए सीख गए, याद रखना है। b2 c2 a2 b2 लिखने के लिए सीख गए। यहाँ आपका हो गया x, यहाँ हो गया y, यहाँ हो गया आपका अचर पद यानी कि आपको 1 लिख देना है। अब क्या करना है, इसको b1 को एरो देना है c2 के साथ, b2 को एरो देना है आपको c1 के साथ, c1 को एरो देना है a2 के साथ, c2 को मतलब क्रॉस करना है, इसीलिए उसको बोलते हैं ना ब्रजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर a1 को करना है आपको b2 के साथ, फिर a2 करना है आपको b1 के साथ। आपका देखिए फार्मूला निकल के आगे आ गया। x लिखे हम लोग, और फिर क्या लिखे हम लोग b1 c2, है ना, देखिए यहाँ b1 c2 दिख रहा होगा आपको। फिर क्या है आपका माइनस b2 c1, बीच में माइनस देना है, सभी जगह याद रखना है b1 c2। फिर y बराबर, y था यहाँ पे हम लोगों का तो y लिख दिए, यहाँ पे x था तो यहाँ x ऊपर में लिख दिए, यहाँ y था ऊपर में तो क्या लिखेंगे y लिख दिए। अब क्या है यहाँ पे, तो c1 a2, यहाँ देखिए c1 a2 इसको लिखेंगे, फिर माइनस देने बोले थे, माइनस देना आपको। फिर क्या करेंगे c2 a1, यहाँ देखिए c2 a1 आपका आ गया। फिर यहाँ था आपका अचर पद बराबर देता है, बीच में 1 लिख दिया अचर पद। फिर क्या आपका a1 आया, आपका b2 है, फिर यहाँ क्या है a2 है और b1 है, आपका यहाँ पे आ गया a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसी प्रकार से आपका ट्रिक से फार्मूला निकल के आपके सामने आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है जिसको क्या करना है आपको ब्रजगुणन विधि से हल करना है। यहाँ जो इक्वेशन आपको इस प्रकार से चेंज कर लेना है, जो भी इक्वेशन देगा, जो भी मतलब कि लैंग्वेज क्वेश्चन देगा, उसे क्या करना है, इक्वेशन को निकाल लेना है। इक्वेशन निकालने के बाद आपको a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान निकाल के आपको बैठा देना है फार्मूले में, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हैं ताकि आपको क्या हो, तो गलत ना हो, ठीक है। आप इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्मों का एक अद्वितीय हल है। आपको समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या बोला जा रहा था, तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होता है, तो a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। ये चीज़ आपको पहले बताया, जो आपको सारणी में या और एक दो जगह बताया, आपको याद रहेगा तभी आप क्या कीजिएगा, इसको बना पाइएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। देख लीजिए आप लोग, आपके सामने है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहाँ देखिए a1 है, a2 b1 b2 सबका क्या किया हम लोग, मान निकाल लिए, क्योंकि हमको c1 c2 का तो यहाँ जरूरत है नहीं, तो उसका मान नहीं निकालेंगे, ठीक ना। कहीं अद्वितीय हल बोला जा रहा था, यही होता है। आपको याद रहने पर आप बहुत जल्दी शॉर्ट तरीका में आंसर कोई भी क्वेश्चन का बता सकते हैं। तो a1 बटे a2, तो a1 का मान इतना था, ठीक ना, a2 का मान इतना था, बैठा दिए 4 बटे 2, b1 बटे b2, p का मान इतना, b2 का मान कितना, इतना बैठा दिए। यहाँ क्या निकला, 2 कैंसिल हो गया, p इक्वल टू नॉट क्या निकला, 4 निकला। तो यहाँ देखिए आपको लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है, अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। ऐसा सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से बना लेना। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए निम्नरेखीय समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए समीकरण आपका नीचे नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, आपको देख लेना है।
अपरिमित रूप से यहाँ अनेक हल बोला जा रहा था। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? जब क्या होता है? तो तीनों बराबर होता है। ये याद रहेगा, तभी आपसे क्वेश्चन क्या होगा तो बन पाएगा। यहाँ देखिए आपको जो दिया हुआ था a1/a2 का मान निकाल लिए, तो x बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। b1/b2 का मान निकाल लिए 3yx हो जाएगा। c1/c2 का मान निकाल लिए x k-3 अपॉन क्या हो जाएगा तो k हो जाएगा। निकाल लेने के बाद तीनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। एक बार क्या किए थे? इसको बराबर किए। आगे देखिए, इसको बराबर करने पर देखिए यहाँ पे क्या होगा तो k से जब k गुना हो गया तो कितना निकलेगा? k स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपका? तो 36 निकल गया। तो k बराबर क्या निकल जाएगा? +-6 निकल जाएगा। फिर क्या किए? ये दोनों को बराबर कर दिए यहाँ पे, ठीक ना। इसको बराबर करने पर k का मान एक बार 0 आ गया, एक बार k का मान कितना आ गया तो 6 आ गया। अब जो मान आया आपको नीचे में लिख देना है, ठीक ना। इसलिए k का मान जो दोनों प्रतिबंधों के संतुष्ट करता है k बराबर 6 है, ठीक ना। इस मान के लिए समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से क्या होगा तो अनेक हल होगा। देखिए यही होता है एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तरीका। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखिए सब चीज़ दिया हुआ रहता है, आप लोग क्या करते हैं नया नया प्रकाशन के पीछे दौड़ने लगते हैं। आप ऐसा मना नहीं करें कि आप कोई भी एक प्रकाशन का बुक नहीं पढ़िए, लेकिन कोई प्रकाशन बुक पढ़ने से पहले आप एक बार एनसीईआरटी बुक को जरूर भी बनाएं। जो भी आप स्टूडेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आप क्या करें एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक को नहीं छोड़ें, ठीक ना। आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। आप और भी प्रकाशन का बुक बनाने का मन है तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप क्या करें एक बार एनसीईआरटी बुक को जरूर बनाएं, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग नेक्स्ट आपका प्रश्नावली 3.5 जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में सबका सॉल्यूशन विस्तार पूर्वक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी सॉल्यूशन का वीडियो आएगा उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को उसमें सॉल्यूशन करके बताया जाएगा। अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं इतना ना, तो आपको सही प्रकाशन का बुक आसानी से बनने लगेगा। तो आप एनसीईआरटी बुक को जरूर पूरा अच्छे तरीक़ा से बनाएं और उसको पढ़ें और समझने का कोशिश करें। ये आपका निचोड़ है। दो चरों के रेखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। दो चरों के रेखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण क्या क्या हैं तो देखिए इसके बारे में आगे क्या समझाया गया है। देखिए आपको ऊट पटांग सा मतलब कि आपको एक अलग तरीका का आपको क्या कर दिया जाएगा समीकरण दे दिया जाएगा। जैसे देख सकते हैं पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। उसके बाद क्या किया जाएगा आपको बोलेगा हल करने के लिए आपको क्या करना है, उसको पहले रेखिक समीकरण युग में आपको चेंज करना है। जैसा कि आपको यहाँ देखिए चेंज करने के लिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया गया है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे कुछ मान लेंगे, जैसे इसको मान लिया गया P, इसको मान लिया Q, ऐसा समीकरण हम लोग को आ गया रेखिक समीकरण युग्म के रूप में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक ना। तो ये था आपका तरीका। अगर कहाँ ऊट पटांग तरीका का आपको इक्वेशन दे दिया जाए तो देखिए यहाँ पे y-2 यहाँ पे y-2, तो 5 को क्या करेंगे अलग कर लेंगे 1/x-1 कर लेंगे, ठीक ना, अलग कर लेंगे। ये चीज़ हो गया। तो अब 1/x-1 को क्या कर लेंगे हम लोग कुछ मान लेंगे p, u या v कुछ भी, इसको मान के हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक ना। आई होप के समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे उस प्रकार से आपको करके यहाँ बताया गया क्या क्या। यहाँ पे इसको p मान लिया है ना, इसको क्या मान लिया q मान लिया। आप समीकरण आपका आ गया आसान तरीका का। आपको क्या करना है इसको आसान तरीका से हल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी मान आएगा उसको उसके बराबर करके x का और y का मान निकाल लेना है। तो ऊटपटांग तरीका का जो भी इक्वेशन देगा आपको क्या करना है उसको चेंज। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। यहाँ प्रतिकूल अनुकूल को समझना है आपको। 3 घंटे में वह 40 किलोमीटर के धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ मान लेना आपको नाव जो भी बोला जा रहा था आपको निकालने के लिए। तो माना कि नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब अनुकूल बोल रहा है नाव की धारा के अनुकूल, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस में x प्लस वाई हो जाएगा। और जैसे प्रतिकूल बोले क्या करना है आपको x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था आपका निकालने का तरीका, आपको इसी प्रकार से मानना है, ठीक ना। और उसके बाद आपको ये फार्मूला भी याद रखना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है तो दूरी बटे चाल, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन सब प्रत्येक आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा डिटेल में। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको ब्रज गुणन विधि से बनाया गया, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो या ब्रज गुणन हो। इसका जो आंसर आएगा नाव की स्थिर जल में चाल जो आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल जो आएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका। उसके बाद 3.6
है ना एक्सरसाइज, जिसमें कि आपका देखिए थोड़ा अलग अलग तरीका का दे दिया गया है समीकरण, ठीक ना। आपको क्या करना है, सबको हल करना है। तो है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगा उसमें सबका एक्सरसाइज का हल का सॉल्यूशन आपको सब क्वेश्चन का मिल जाएगा। यहाँ देखिए बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन भी है ना, अब बहुत अलग तरीका का भी है जिसका सबका सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। उसके बाद आता है ऐच्छिक 3.7, ठीक ना, इसका भी आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जितना बताया गया उतना आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत अजीब तरह का इक्वेशन सब दिया हुआ है, सबका आपको हल करवाया जाएगा। नेक्स्ट एक चक्रीय चतुर्भुज से भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब है लास्ट आपका क्या, तो सारांश। अब जानेंगे हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े उसका तुरंत में, है ना, क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला नंबर आपका दिया हुआ, दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का एक, ध्यान से देखिएगा, दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का क्या कहलाता है, तो युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण का युग्म का सबसे व्यापक रूप जो है आपको नीचे बताया गया है। तो यहाँ देखिए जैसा कि आपको बताए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप क्या होगा, तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, =0, 0 के बराबर होगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपका। उसके बाद आपका दूसरा नंबर पॉइंट में आपको देखिए बताया गया है, एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ था आपका ग्राफीय विधि द्वारा, यहाँ क्या था आपका बीजगणितीय विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा आपका हल किया जा सकता है। देखिए आप लोग पहला नंबर क्या था, आप ग्राफीय विधि के बारे में, ठीक ना। तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। क्या है, तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति समीकरण युग्म क्या होता है, तो संगत होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, यदि रेखाएं समपाती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है ना। इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, आश्रित होता है, यानी कि संगत होता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, तो असंगत होता है, ठीक है, जो कि आपको शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे। आपको इस सबको नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक ना। ये सब आपका इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर बीजगणितीय विधि। हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के हल याद करने के लिए निम्नलिखित विधि पर चर्चा की। कौन कौन विधि पे, तो प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, विलोपन, एलिमिनेशन मेथड पे, उसके बाद ब्रजगुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड अभी हम लोग क्या किए थे, इस बुक में पढ़े थे, ठीक ना। आपको विस्तार पूर्वक सभी को डिटेल में बता दिया गया है कैसे दो चार रैखिक समीकरण अगर आपको दे दिया जाए तो आप ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं और ब्रजगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट आपका 5वां नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ था। दिए गए रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं। निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। क्या क्या स्थिति उत्पन्न होगी, तो a1/a2 = नॉट b1/b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, तो संगत होते हैं। a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण क्या होंगे, तो असंगत होंगे। नेक्स्ट क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस स्थिति में क्या होगा, तो युग्म समीकरण युग्म जो है आपका आश्रित या क्या होगा, तो संगत होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए छठा नंबर आपका पॉइंट क्या दिया हुआ है। छठा नंबर पॉइंट है आपका, अनेक स्थितियां हैं जिन्हें गणितीय रूप में ऐसी दो समीकरणों में प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं हो परंतु हम उन्हें परिवर्तित कर एक रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं, ठीक ना। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट जो कि क्या करना है, आपको नोट करना है, ठीक ना। तो ये था हमारा वीडियो दो चार वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। गणित 10th क्लास के गणित के NCERT बुक का चैप्टर नंबर 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना, जिसमें कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा
कवर कर लिया गया। जो जो विधि दिया हुआ था, मेथड दिया हुआ था, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट लाइन फैक्ट दिया हुआ था, सभी को क्या किया गया, इसमें डिस्कस कर लिया गया। ठीक ना। वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जैसे कि जिससे वीडियो इसका आप नेक्स्ट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव के लिए चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि सभी बोर्ड एग्जामों में बहुत ही रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। थैंक यू।